पढ़ने की उत्कट लालसा और उन्नत पथ पर अग्रसर होने की तीव्र साध लिए एक दिन मैरी असहाय और निर्धन पेरिस में अकस्मात आ पहुंची थी। एक बड़े से मकान की चौथी मंजिल पर उसने एक बहुत छोटा कमरा किराए पर ले लिया था। वह इतनी गरीब थी कि उसके खाने तक को पैसे न थे। प्राइवेट ट्यूशन अथवा सारबोन लेबोरेटरी में अंगीठी सुलगाकर और बोतल धोकर वह दिन भर के लिए कुछ पैसे जुटा पाती और तब उसे कुछ खाने को मिलता। उसकी तपस्या, एक रस जीवन की कठोर साधना और बोतल धोने की सफाई देखकर भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष गैब्रियल लिपमैन और सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हेनरी पाइनकेयर का ध्यान इस अज्ञात लड़की की ओर आकर्षित हुआ, जो उसके संबंध की जानकारी में दिलचस्पी लेने लगे। इसमें संदेह नहीं कि महान व्यक्तित्व इतिहास के प्रवाह को मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। यद्यपि मैडम क्यूरी का आरंभिक जीवन अत्यंत मुसीबतों में बीता था। होश संभालने के पश्चात उन्हें स्वयं अपना मार्ग चुनना पड़ा था। उस कर्मरत सुदृढ़ शरीर मजदूर की भांति जो पथरीली पगडंडी पर मजबूत हथौड़ी निष्ठुर हाथों में लेकर खुद अपना रास्ता बनाता है, तथा व्यवहारिक जगत के कठोर तथ्यों से अनवरत संघर्ष करते रहने पर भी वे कभी हताश न हुईं और अनेक कठिनाइयों, कष्टों और अवरुद्ध स्थितियों में भी उन्होंने कभी हार न मानी। वे फूल जैसी कोमल होते हुए भी आपत्तियों और कठिन परिस्थितियों में वज्र सी कठोर हो जाती थी। उनकी प्रतिभा, अद्वितीय शक्ति, कर्तव्य के प्रति निर्भयता और उनकी अपनी सफलता में अविचल विश्वास उनके जीवन में उस स्वर्णिम मोड़ के समान था जिसे टकराकर सुदृढ़ से सुदृढ़ लौह चट्टान भी विमुख लौट जाती। पोलैंड की मिट्टी के जिन विद्रोही तत्वों से मेरी का निर्माण हुआ था, वह मिट्टी सदा ऐसे विद्रोहियों को जन्म देती रही। खासकर उन दिनों तो रूस की जारशाही के विरुद्ध पोलिश निवासियों में अनेक क्रांतिकारी उग्र राजनीतिक दल पनप रहे, जिनका लक्ष्य निर्धन जनता का सांस्कृतिक विकास और उनके हीन जीवन स्तर को समान धरातल पर लाने का था। मेरी के पिता डॉक्टर स्कोलोडोवस्की, जो असाधारण विज्ञानवेत्ता ही नहीं वरन जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश आदि कई भाषाओं के पंडित थे, अत्यंत दैन्य और कष्टों में अपना जीवन यापन कर रहे। उत्तरी पोलैंड स्थित एक कॉलेज में साइंस के अध्यापक होते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का भी सुचारू प्रबंध न कर सकते थे। मेरी की माता तो घर की दुर्व्यवस्था और आर्थिक कठिनाइयों के कारण चिंतातुर और विक्षुब्ध क्षय रोग से पीड़ित होकर युवावस्था में ही कालकौलित हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों के संरक्षक वृद्ध पिता पर भी नियति का क्रूर चक्र घूम रहा था। उनके एक संबंधी ने उनका बहुत सा संचित धन नष्ट कर दिया था। उन्हीं दिनों जारशाही के कुछ अंध समर्थकों ने चिढ़कर उन्हें अध्यापक पद से हटा दिया था, जिससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति डामाडोल सी थी। वृद्ध प्रोफेसर के अंतर में जो कोलाहल व्याप्त था, उसकी छाप बच्चों के सुकोमल मन पर पड़ रही थी। वे भी पिता के साथ ही साथ चिंतित और परेशान रहते थे। घर में कोई ऐसा छोटा मोटा नौकर भी न था जो झाड़ू, बुहारी, उठाने धरने के छुटपुट काम और गृहस्थी की व्यवस्था में अबोध बालकों की सहायता कर सकता। प्रयोगशाला गंदी पड़ी रहती और चीजें अस्त व्यस्त। अंत में सबसे छोटी लड़की मेरी पिता के कामों में हाथ बटाने लगी। वह ढीला गाउन पहनकर नित्य कंधे पर तौलिए लटकाए प्रयोगशाला की सफाई करने पहुंच जाती। एक एक चीज झाड़ पोंछ कर संभाल कर रखती और इस्ततः पड़े चमकते वैज्ञानिक यंत्रों को ध्यान से देखकर उनका अक्स अपने दिल में उतारती जाती कि कदाचित उसे भी किसी दिन उन्हीं से काम पड़े। स्नय स्नय वह वैज्ञानिक प्रयोगों में भी दिलचस्पी लेने लगी। उसे भौतिक विज्ञान से विशेष प्रेम था। अतः जब वह दोपहर को स्कूल से लौटती तो अपने पिता के साथ प्रयोगशाला में जाकर सभी नवीन प्रयोगों को ध्यान से देखती और समझने की चेष्टा करती। वृद्ध प्रोफेसर ने पहले तो उसकी इस उत्तरोत्तर बढ़ती अभिरुचि को निरी चपलता और बाल औत्सुक्य समझा, किंतु अंत में उसकी सच्ची लगन देखकर वे बहुत खुश हुए।
और नियमित रूप से उसे भौतिक विज्ञान की शिक्षा देने लगे। उधर पोलैंड में जारशाही की क्रूरताएं दिनों दिन बढ़ रही थीं और साथ ही पोलिश निवासियों में असंतोष और प्रतिशोध की भावना भी उग्र होती जा रही थी। पोलिश भाषा को कुचला जा रहा था। राष्ट्रीय गीतों, प्रार्थनाओं और नृत्य संगीत आदि पर सख्त प्रतिबंध था, जिससे प्रत्येक पोल में देश प्रेम उफन पड़ रहा था। जिस किसी में भी हृदय और मस्तिष्क विवेक पूर्वक सोचने की क्षमता और आत्मसम्मान का भाव विद्यमान था, वही क्रांतिकारी और विद्रोही दल में शरीक हो गया था। छिपकर नित्य ही सभाएं होती थीं, पर्चे बांटे जाते थे, विरोधी प्रस्ताव पास किए जाते थे और ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि आज़ादी की लड़ाई सफल हो। दुर्भाग्य से इन सब गुप्त कार्रवाइयों का पता पुलिस को चल गया। डॉक्टर स्कोल्डवस्की के कुछ शिष्य और मेरी, जो उन सब का नेतृत्व कर रही थी, बंदी बना लिए जाने की स्थिति में आ गए। मेरी ने तत्काल वारसा छोड़ दिया और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पेरिस पहुंची। यहाँ कुछ दिन अत्यंत कष्ट भोग कर अंततः गैब्रियल लिपमैन और हेनरी पैनकेयर की कृपा से उनका परिचय पियरी क्यूरी से हुआ। पियरी क्यूरी पेरिस के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर के पुत्र थे और 19 वर्ष की अवस्था में ही भौतिक विज्ञान की उच्च डिग्री प्राप्त करके पेरिस की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था में अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे। न केवल रसायन शास्त्र एवं गणित में ही उनकी विशेष अभिरुचि थी, प्रत्युत भीतर ही भीतर अपनी चिंतनशील मनोवृत्ति के कारण वे दिवा स्वप्नों में भी विभोर प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रभु की प्रत्येक कला सृष्टि के समक्ष अपनी अनुभूतियों को निरावरण व्यक्त कर देने की कला में सिद्धहस्त। जीवन के निर्मम अट्टहास और विद्रूप के मध्य निस्सीम व्योम की गहन नीलिमा और सहस वसुंधरा की उल्लासमय हरितिमा में वे सब कुछ भूल जाते, तो भी एकाकी जीवन की कुष्ठित चेतना उस यौनोच्छल उद्योगों में डूबती उतराती रहती, जिसकी अनुभूति मनोनुकूल जीवन साथी की कल्पना मात्र से होती है। अकस्मात पियरी क्यूरी का ध्यान अल्हड़ चाल, नीली आंखों और सुंदर केसों वाली इस विदेशी तरुणी छात्रा की ओर आकृष्ट हुआ, जो सदैव पढ़ने में व्यस्त, चिंतित और अवसाद में डूबी रहती थी। दोनों को क्लास में साथ साथ काम करना पड़ता था। दोनों ही उत्साही, परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न, विज्ञान प्रेमी और अपने सामने फैले कार्य को शीघ्र से शीघ्र समझने और पूर्ण करने की चेष्टा करते थे। दोनों ही निर्धन और अपने पुरुषार्थ से आजीविका कमाते थे, अतः दोनों में उत्तरोत्तर आकर्षण बढ़ता गया। एक दिन पियरी ने मेरी को लिखा, क्या ही अच्छा हो हम एक दूसरे में आत्मसात हो जाएं। मानवता और विज्ञान के हित के लिए हमारा एक हो जाना आवश्यक है। मेरी विवाह के इस मूक आमंत्रण को समझ गई और उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सन 1865 में जब पियरी 36 वर्ष के थे और मेरी 28 वर्ष की, दोनों ने विवाह के पवित्र दायित्व को सिर झुकाकर अंगीकार किए। आरंभ से ही वे एक दूसरे के सहायक थे। पियरी यदि झाड़ू लगाते तो मेरी खाना बनाती, एक कुछ करता होता तो दूसरा कुछ। दोनों मिलकर अपने काम को हल्का बना लेते। प्रयोगशाला में भी दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते। इस प्रकार 3 वर्षों के भीतर ही कठोर परिश्रम, अध्यावसाय और पारस्परिक सहयोग से मेरी ने गणित और भौतिक विज्ञान में उच्च उपाधि प्राप्त की। क्यूरी दंपति जानबूझकर बहुत कम लोगों से मिलते थे, क्योंकि इससे उनका एकांत और एक रस साधना नष्ट होती थी। दोनों ने नित्य कर्म करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। विज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण के विषय में बातचीत करने में उन्हें अत्यंत सुख होता था। कभी वे एकाग्रचित और शून्य में झांकते हुए काम में जुटे रहते, कभी बच्चों के समान मधुर मुस्कान के साथ अपनी बच्ची से आमोद प्रमोद करते होते और कभी गंभीर वाद विवाद अथवा वैज्ञानिक समस्याओं के सुलझाने में व्यस्त रहते। एक टूटे फूटे छप्पर की छोटी सी परिधि उनके वैज्ञानिक परीक्षण की प्रयोगशाला थी, जहां वे अहर्निश वैज्ञानिक अनुसंधान में रत रहते थे। ईस्वी सन 1860 से ही कतिपय वैज्ञानिक अन्वेषकों द्वारा वायु में कुछ ऐसे लवण तत्वों की स्थिति बताई जा रही थी जो अलौकिक विद्युत शक्ति से संपन्न थे। सर विलियम क्रुक्स ने कुछ इसी प्रकार की शक्तिशाली विद्युत किरणों का पता लगाया था।
और तत्पश्चात सर जोसेफ थॉमसन और कुछ अन्य वैज्ञानिक अन्वेषकों ने इन किरणों को निषेधात्मक विद्युत कणों से युक्त माना था, जिनमें हाइड्रोजन एटम का 1000वां अंश विद्यमान था। पियरी क्यूरी के एक सहयोगी बेकरल को वैज्ञानिक परीक्षण करते सहसा यह ज्ञात हुआ कि यूरेनियम में कुछ ऐसी अद्भुत प्रकाशमय रश्मियां फूटती हैं जिनमें हरी, पीली, नीली दमक होती है। मेरी इस नई खोज से बहुत अधिक प्रभावित हुई और विभिन्न लवणमय रासायनिक द्रव्यों में लाल किरणों वाले पृथक तत्व के अनुसंधान में लग गई, जिसकी अभी तक कोई कल्पना भी न कर पाया था। पियरी क्यूरी उन दिनों अपने निजी वैज्ञानिक अन्वेषण में लगे थे, लेकिन इस नए तत्व की खोज में उन दोनों ने अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग किया। वे इलेक्ट्रोस्कोप नामक एक छोटे से यंत्र की सहायता से इस सर्वथा भिन्न लाल तत्व की उपलब्धि में जुट गए, किंतु इसके लिए बहुत अधिक रासायनिक द्रव्य की आवश्यकता थी, जिसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे न थे। अंततः ऑस्ट्रियन सरकार ने कृपापूर्वक बोहेमिया की अपनी खानों से उनके लिए 1 टन कच्चा धातु भेजा, जिसे रात दिन कड़ा श्रम करके अग्नि पर गलाना, पसाना, छानना, निथारना और साफ करना पड़ता। कार्य दुष्कर था। सप्ताह और महीने गुजर गए। दोनों पति पत्नी दिन भर एक बड़े से बर्तन में चमचा घुमाते घुमाते थक जाते। अंत में एक रात को कुछ भारी सा चमकदार लाल तत्व दिख पड़ा, जिसका नाम मैडम क्यूरी ने अपनी जन्मभूमि पोलैंड की स्मृति में पोलोनियम रखा, किंतु अभी भी परीक्षण समाप्त न हुआ था। इस भारी ठोस वस्तु से उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया था कि इसके भीतर कुछ न कुछ ऐसा अंश विद्यमान है जो अलौकिक विद्युत शक्ति संपन्न है। अत्यंत परिश्रम और धैर्य से दोनों ने अनुसंधान कार्य जारी रखा। 4 वर्ष पश्चात वे रेडियम को अन्य तत्वों से पृथक करने में सफल हुए, जो 1 टन कच्ची धातु से केवल एक छोटी चम्मच निकला था। उसमें से प्रस्फुटित होने वाली किरणें इतनी तेज और शक्तिशाली थीं कि रेडियम की ट्यूब छूने से पियरी के हाथ जल गए थे और कई दिन बाद ठीक हुए थे। सन 1903 में पेरिस फैकल्टी ऑफ साइंस के समक्ष मैडम क्यूरी ने एक विस्तृत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने रेडियम के आविष्कार, प्रयोग और लाभ समझाए। दूसरे दिन ही उनकी ख्याति देश के कोने कोने में फैल गई। उन्होंने अत्यंत सम्मान से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और उनके इस सर्वथा नवीन, मौलिक और क्रांतिकारी आविष्कार ने वैज्ञानिक जगत में तहलका मचा दिया। इसी वर्ष लॉर्ड केल्विन के आमंत्रण पर क्यूरी दंपति लंदन गए। वहां पियरी को रॉयल संस्था में रेडियम पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उनके हाथ इतने घायल हो चुके थे कि स्वयं कपड़े पहनने में भी कष्ट होता था, किंतु तो भी उन्होंने प्रयोग में आने वाले वैज्ञानिक यंत्रों को व्यवस्थित कर लिया और अपनी विलक्षण वक्तृत्व शक्ति तथा रेडियम के क्रियात्मक रूप से अनेक प्रयोग दिखाकर सभी को चकित कर दिया। रॉयल सोसाइटी की ओर से दोनों को संयुक्त रूप से डेवी पदक प्रदान किया गया। सन 1903 का नोबेल पुरस्कार बेकरल और इन दोनों के बीच समान रूप से विभक्त कर दिया गया, जिससे इन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल गई। आगामी वर्ष फ्रांसीसी सरकार ने सारबोन में पियरी को उच्च पद पर नियुक्त किया और मैडम क्यूरी भी अपने पति के साथ चीफ ऑफ स्टाफ बना दी गई। दोनों को अच्छा वेतन मिल रहा था। उनका गृहस्थ जीवन सुखद और आनंददायी था। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था। उनकी बड़ी बेटी इरेन के बाद एक और छोटी बालिका ने उन्हीं दिनों जन्म लिया, जिससे आमोद प्रमोद और घर के व्यस्त वातावरण में दोनों बहुत खुश थे। जीवन के स्वप्न, मेरी और पियरी के वैवाहिक जीवन की अनुराग रंजित कल्पनाएं, जो अत्यधिक श्रम और विज्ञान की कठिन साधना से मूर्छित सी हो रही थी, इन 2 भोली सुंदर बालिकाओं के कलरव से सहसा मुखरित सी हो उठी और उनके पथ श्रम क्लांत जीवन की उदासी दूर करती हुई हर्षोत्फुल्ल प्राणों में स्निग्ध, कोमल और उन्मादक रश्मियां बिखेर गई। दंपत्ति का जीवन सार्थक हो गया। दोनों में प्रेम भी अपूर्व था। उनके हृदय का समस्त अनुराग, समस्त सौंदर्य एक दूसरे के चरणों पर बिछा था। मेरी ने लिखा है, अपने 11 वर्ष के वैवाहिक जीवन में हम कभी एक दूसरे से पृथक न हुए। फलतः हम दोनों ने परस्पर पत्र व्यवहार की एक पंक्ति भी नहीं लिखी। एक दिन पियरी क्यूरी साइंस
एसोसिएशन में अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ भोजन करने गए। उस दिन वे अत्यंत खुश नजर आ रहे थे, जिसका कारण उन्होंने भोजन करते हुए अपने मित्रों से बताया था कि आज से अध्यापन कार्य छोड़कर वे अपना समस्त जीवन वैज्ञानिक साधना में लगाएंगे। संध्या समय प्रिय पत्नी से मिलने की उमंग में वे पैदल ही घर की ओर चल पड़े, किंतु घर पहुंचने भी न पाए थे कि मार्ग में ही एक व्यस्त सड़क के मोड़ पर घोड़ा गाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे वहीं तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। मैरी पर वज्राघात हुआ। जीवन का सारा सुख, समस्त उल्लास क्षण भर में तिरोहित हो गया। उनके कोमल मस्तिष्क की सिराएं उन सर्वनाशी क्षणों की स्मृति के कठोर आघात को सहन करने में असमर्थ थी। वे कुछ दिन तक विक्षिप्त सी रहीं। उनकी भयंकर कारुणिक स्थिति देख कभी कभी यह भय होता था कि कदाचित दुर्भाग्य में झुलसी उनकी जीवन पंखुड़ियां सर्वथा मुरझा न जाएं। किंतु अपनी अबोध बालिकाओं की खातिर और पियरी के इन शब्दों को याद करके कि कर्तव्य प्रेम से श्रेष्ठ है, उन्होंने अपने को स्वस्थ किया और पुनः प्रयोगशाला जाकर उस विस्मृत वैज्ञानिक साधना को पुनर्जागृत किया, जिसके लिए पियरी ने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। पियरी के स्थान पर वे अवैतनिक प्रोफेसर नियुक्त की गई। मस्तिष्क में तूफान लिए वे मूक तपस्विनी की भांति धैर्यपूर्वक काम में निरत रहीं, लेकिन उन्होंने बाहर आना जाना और किसी से मिलना जुलना कतई बंद कर दिया था। पति की असामयिक मृत्यु से जो एक प्रचंड विरक्ति उनके अंतर में घनीभूत हो गई थी, वह उनके जीवन काल में ज्यों की त्यों बनी रही। जब कभी भी उन्हें एकांत मिलता अथवा रजनी की नीरवता का अंधकार उनके उद्भ्रांत मानस पर छा जाता, तभी उनके प्राणों का कण कण आहत होकर पियरी के लिए तड़पने लगता। हृदय में रह रहकर एक टीस सी उठती और चिल्ला पड़ती, पियरी तुम कहाँ हो। परंतु ऐसी दारुण स्थिति में भी वे कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने मित्रों को आश्वासन दिया था कि वे उन वैज्ञानिक प्रयोगों को सदैव आगे ही बढ़ाएंगी जिनको पियरी और उन्होंने मिलकर आरंभ किया था। सन 1910 में वे रेडियम के स्वरूप स्पष्ट करने में सफल हुईं और वैधव्य की भीषण यातना झेलने के बावजूद भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों का विस्तृत विवरण देते हुए 1000 पृष्ठों की पुस्तक लिखी, जिस पर उन्हें 1911 का अपनी सत्य सेवाओं के कारण उन्हें स्वीडिश रॉयल एकेडमी का सदस्य घोषित किया गया। लेकिन चूंकि आज तक एकेडमी की कोई स्त्री सदस्य न हुई थी, इस आधार पर फ्रेंच संस्था ने उन्हें सदस्य बनाना। इस पर फ्रांसीसी सरकार ने उनके लिए एक नई रेडियम संस्था खोल दी, जिसका उन्हें प्रधान बनाया गया। 1914 में जब प्रथम महायुद्ध आरंभ हुआ तो उन्हें युद्ध भूमि के इर्द गिर्द सभी अस्पतालों के निरीक्षण और रेडियम विभाग की सुव्यवस्था का भार सौंपा गया, जहां वे स्वयं घूम घूम कर घायलों और रोगियों की परिचर्या करती हैं। मैडम क्यूरी का जीवन निरंतर विकासशील होते हुए भी सदैव अपरिवर्तित रहा। प्रसिद्धि की चरमता पर पहुंचकर भी वे निडब और सरल बनी रहीं। सैकड़ों हजारों कैमरामैन, पत्र प्रतिनिधि, संवाददाता देश के कोने कोने से उनके पास इंटरव्यू के लिए आते थे, किंतु उन्हें अशांति और हाहाकार कभी प्रिय न हुआ। दुनिया से दूर एकांत चिंतनरत अथवा प्रयोगशाला में काम करना ही उन्हें अधिक पसंद था। उनके जीवन का एक निर्णित आदर्शवाद था, जिस पर वे आजन्म अडिग रहीं। उनका व्यक्तित्व एक ओर अत्यंत कठोर और दृढ़ था, दूसरी ओर अत्यंत कोमल और स्निग्ध। कोई भी जो उनके पतले दुबले शरीर और सीधे साधे वेश को देखता, वह यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यही विस्मयजनक रेडियम की आविष्कर्ती, अनेक विश्वविद्यालयों की डॉक्टर उपाधि से विभूषित, विभिन्न संस्थाओं की सदस्य, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, साथ ही स्नेह, त्याग, सेवा की मूर्तिमान प्रतीक, पति प्राणा नारी और अपने बालकों की स्नेहमयी जननी मैडम क्यूरी। राह में चलते हुए यदि कोई कैमरामैन अथवा पत्रकार उन्हें पहचान लेता और पूछता कि क्या आप ही मैडम क्यूरी हैं, तो वे हंसकर उत्तर देती, नहीं, आप भूल कर रहे हैं। निसंदेह उनका निराभिमान किंतु अद्भुत व्यक्तित्व ऐसे निर्माणक तत्वों से गुंथा था जिनको उन्हें अपने कृतित्व में सार्थक कर विश्व को चकाचौंध कर दिया था।